चलिए शुरू करें। पिछली बार हमने हाँ शायद अगर इक्वेशन आए तो करने पड़ेंगे, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आज शुरू करते हैं यहाँ से। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे समझो ना, तो कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट में से दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो इट इज ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी यहाँ पे एक वो इमेज है, उसको एक बार अच्छे से देख लो। इमेज में क्या है, बर्नर है, बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, कुछ लिखा है? नीचे देखो, करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को, क्रिस्टल को हम गर्म कर रहे हैं। स्मेलिंग द ऑर्डर, मतलब उसकी जो स्मेल है उसको हम सुगंध, दुर्गंध है उसको हम स्मेल कर रहे हैं। अच्छा, ये जब टेस्ट ट्यूब वो बर्नर के ऊपर लड़की गर्म कर रही है, तो बर्नर का मुंह देखो उसके नाक की तरफ है। इट इज अवे, अवे फ्रॉम हर। कि आप भी अगर एक्सपेरिमेंट करो और टेस्ट ट्यूब का मुंह कभी भी अपने फेस के सामने मत रखो, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से रिएक्ट करेगा यू डोंट नो। इससे अच्छा कुछ हो जाए, जैसे मेरा ही एग्जांपल आपको नहीं देता कि मैंने वो सूंघ लिया था तो सब कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो कभी भी स्मेल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, तो भी उसका मुंह इस तरफ रखो, ताकि प्रोपोगेशन आपके नोज की तरफ ना हो, नोस्ट्रिल की तरफ, वरना बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पे बोला है एक्टिविटी में कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट लीजिए और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में गर्म कीजिए। नोट कीजिए कि कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो आपको क्या लगता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर उसको गर्म करिए, स्पिरिट लैम्प के ऊपर, एज शोन इन द फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। गर्म करने के बाद उसके क्रिस्टल का कलर अलग होगा। ओके, तो वो कैसे होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फेरस सल्फेट का इक्वेशन है, जिसको गर्म करने के ऊपर फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। जब उसको गर्म नहीं किया गया था तब फेरस सल्फेट का रंग कौन सा था क्रिस्टल का? ग्रीन। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्डर बर्निंग सल्फर। सल्फर को जब आप गर्म करोगे तो उसका ऑर्डर भी आप स्मेल कर सकते हो। In this reaction, you can observe that single reactant breakdowns into give simpler products. इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो एक ही रिएक्टेंट में से एक, दो, तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिसमें से एक प्रोडक्ट सॉलिड है और दो प्रोडक्ट गैस में है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O। अच्छा, FeSO4 7H2O क्यों लिखा है? फेरस सल्फेट तो FeSO4 ही है, तो ये डॉट 7H2O का क्या मतलब है? नहीं, आपने देखा कि सारे प्रोडक्ट्स को ना हम प्लस करके लिखते हैं। ये पहली बार डॉट प्रोडक्ट, ये कॉमा नहीं है, यहाँ पे डॉट है, गलती से कॉमा छप गया है। तो यहाँ पे FeSO4 डॉट 7H2O इस तरीके से है। पहली बार आपने कंपाउंड्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट देखा, तो इसका क्या कारण? नहीं, कोई भी क्रिस्टल हो, कोई भी क्रिस्टल हो, उसकी कुछ मात्रा में कैपेसिटी है पानी को अपने अंदर स्टोर करने की। फिर से मैं बोलता हूँ, जितने भी क्रिस्टल मार्केट में अवेलेबल हैं, दुनिया में अवेलेबल हैं, उन सबके पास थोड़ी सी कैपेसिटी है कि वो पानी को अपने अंदर समा सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्रिस्टल पानी को स्टोर कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर। तो वो दोनों मिक्सचर नहीं बोल सकते हम, ना ही एक्वियस बोल सकते हैं। तो इसीलिए सारे क्रिस्टल्स के पीछे यहाँ पे आपको 7H2O, 4H2O, 3H2O, 1/2H2O इस तरीके से देखने को मिलेगा। अगर H2O आपको साइड में लिखा हुआ दिख रहा है डॉट के साथ, तो समझिए कि वो क्या है? क्रिस्टल। क्या है? क्रिस्टल।
तो जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो तुम देखो किसी भी क्रिस्टल को गर्म करोगे ना तो उसके अंदर का जो पानी होगा वो भाप बन जाएगा, और भाप बनने के बाद इट इज हीटेड एंड कलर ऑफ अ क्रिस्टल चेंजेस, और इसी वजह से क्योंकि पानी चला गया तो उसका कलर चेंज होगा। देन इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, और उसके बाद गर्म होने के बाद वो डिकम्पोजिशन होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है, जबकि सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों क्या है, गैसेस है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium dioxide on heating is an important decomposition reaction used to various industries. इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड के अंदर इंडस्ट्री में कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम गर्म करते हैं वो चूना को, तो उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको प्यार से मार्केट में लाइम या क्विक लाइम भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पॉपुलर है सवाल कि कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज डैश और डैश, लाइम और क्विक लाइम। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट। इसके कई सारे इस्तेमाल है, बट सबसे पॉपुलर इस्तेमाल इसका है सीमेंट बनाना। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब गर्मी की वजह से किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जाए तो इसको डिकम्पोजिशन तो कहेंगे, बट थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे गर्मी की वजह से। उसी तरीके से इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन को क्या समझते हो तुम? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो, ठीक है। लाइट डिकम्पोजिशन को कैसे समझोगे? लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से, फोटोसिंथेसिस मतलब फोटॉन्स की वजह से डिकम्पोजिशन हो, उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो किस तरीके से डिकम्पोजिशन होता है उस आधार पे भी कई कैटेगरीज आप बांट सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो CaCO3 कंकोत्री, कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का खोल, दांत के ऊपर चढ़ी हुई परत, उसको जब गर्म करोगे, मतलब अंडे के खोल को गर्म करो या इस पपड़ी को गर्म करो, तब फिर से वो क्या बन जाएगा, क्विक लाइम, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो अगर मैं अपने घर की पूरी पपड़ी को निकाल दूं, उसको जमा करूं, उसको पाउडर करूं और उसको भट्टी में गर्म करूं, तो फिर से उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो हवा में चला जाएगा, और जो पाउडर बच जाएगा वो फिर से क्या बन जाएगा, चूना पाउडर। उसमें वापस से पानी डाल के फिर से उसको पुताई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये रिसाइकल, अच्छा ये दोनों ही चीज़ें आपस में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम फिजिकल केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं क्या? रिवर्सिबल है इसलिए, राइट। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है कि यहाँ पे जो पानी था ना वो सफ़ेद दूध के जैसा हो गया। इसके भी आगे इक्वेशन हम इसको समझेंगे। अच्छा कौन सा इक्वेशन जो कौन सा लिक्विड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है पर उस पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस छोड़ने पे वो दूध जैसा सफ़ेद हो जाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कड़ी चूनो, यानी कि चूना पानी, ठीक है। तो ये जो है वो वापस से सफ़ेद हो जाता है। अच्छा एक लाइन छूट गई यहाँ पे, हाँ। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। 1.6 मतलब तो पीछे ना, एक्टिविटी 1.6 आ गई क्या? नहीं, अभी बाकी है। 1.6 में भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हम आगे देखेंगे। अभी ये देखो, इस फिगर को एक बार अच्छे से देख लो। ये कैल्शियम कार्बोनेट में से सीमेंट कैसे बनता है ना, उसकी डायग्राम है। हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो, क्ले या लाइमस्टोन को रो मिल के अंदर डाला जाता है, रो मिल से रो मिल साइलोस के अंदर डाला जाता है, उसके बाद सस्पेंशन प्री हीटर होता है, उसके बाद रोटरी किल्न होता है, उसके बाद क्लिंकर साइलो, क्लिंकर साइलो से जिप्सम अलग कर दिया, जिप्सम को ऐड किया जाता है, जिप्सम को ऐड करके सीमेंट मिल बन जाती है,
सीमेंट को सीमेंट साइलो में भरा जाता है और बाद में वो सीमेंट डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। ये सीमेंट की कंपनी अगर आपको किसी को डालनी हो तो आपको पता चले, इन केस फ्यूचर में कुछ करना चाहो। उसको क्या चाहिए रिएक्टेंट्स? कैल्शियम कार्बोनेट, वही ना, उससे तुम सीमेंट बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे। एक्टिविटी 1.6, कैल्शियम ड्राई कैल्शियम, अच्छा हाँ, नहीं उसको कैल्शियम ट्राई कार्बोनेट नहीं बोल सकते क्योंकि CO3 को ही कार्बोनेट बोलते हैं। CO3 एज अ कंपाउंड, वो पता है ना, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड्स क्लास 9, तो उसमें CO3 का मतलब ही कार्बोनेट है। उसी तरीके से नाइट्रेट था, फॉस्फेट था, नाइट्राइट था, सल्फाइड था, याद है ना, तो वो एज अ कंपाउंड ही उसका नाम है, तो उसको अलग से नहीं बोल सकते। चलो इस फिगर को सबसे पहले आराम से देख लो। ये दोनों हालांकि एक ही फिगर है, तो दोनों में से जो देखना चाहो आप देख लो। टंग है, बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पे क्या है? लीड नाइट्रेट, और इसको गर्म कर रहे हैं। लीड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, PbNO3। अच्छा, इसके आगे जो हमने किया वो कॉपर सल्फेट था ना, कि कैल्शियम सल्फेट था? कैल्शियम सल्फेट को गर्म किया था हमने, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 बना था। तो इसमें गैस कर सकते हो कि लीड नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या बनेगा, और कौन सी चीज होगी जो, और एक 3 प्रोडक्ट बनेंगे ना, कि 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे? अभी बिंदास गैस करो, गलत हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। PbO2 बनेगा, लीड ऑक्साइड, और NO2 NO3 रिलीज होगा, वैसा। ये हमारा तुक्का है, गैस है। तो देखते हैं हमारा गैस जो है वो सही है या नहीं। लीड नाइट्रेट, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सही है। लीड नाइट्रेट को अगर हम गर्म करें तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो यू विल ऑब्जर्व दिस एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। इसके अलावा यहाँ पे जो धुआं निकल रहा होगा ना, वो ब्राउन कलर का होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हो गई वो लीड नाइट्रेट की रिएक्शन हो गई। क्या इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा वैलेंसी के अंदर। लीड की वैलेंसी कितनी है? +2, Pb+2, और ऑक्सीजन की O-2। तो बट ऑब्वियस है लीड किसके पास जाएगा? तो यहाँ पे क्या बना? लीड ऑक्साइड। अभी नाइट्रोजन की बात करो। नाइट्रोजन की वैलेंसी इज लीड नाइट्रोजन -1। तो यहाँ पे देखो, तो 4 नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन की 4 नहीं, -4 नहीं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तो +3 ना, +3 राइट, और ऑक्सीजन की -2, तो वो बैलेंस करेगा। तो ये NO2 क्लियर हो गया 6 से, LCM 6, 3 और 2, तो ये बन गया, और ऑक्सीजन अपने आप से रिलीज हो गया। क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी से बता दूं, आप अभी कितना भी केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे, केमिस्ट्री का एक आधा इक्वेशन तो ऐसा ही होगा जो सारी ही आपकी धारणाओं से उल्टा जाएगा, जिसको हम कहेंगे एक्सेप्शन। क्या कहेंगे? एक्सेप्शन, जिसका हिंदी गुजराती अनुवाद है अपवाद। क्या? अपवाद। अगर 100 तीर आपको चलाने हैं तो 99 आपके तीर सही जाएंगे, बट एक तीर जो है वो कहीं पे भी जा सकता है। और वही खूबसूरती है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझना बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई एम अ फादर ऑफ केमिस्ट्री, मुझे सब समझ में आता है, तो ही इज़ टेलिंग लाई, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जैसे इंसानों को समझना नियरली इम्पॉसिबल है, मान लो कि एक स्टूडेंट को मैं समझ लूँ, तो क्या सारे स्टूडेंट एक जैसे हो सकते हैं? आपने एक दोस्त बना लिया तो क्या सारे दोस्त एक जैसे होते हैं?
ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री भी इंसानों जैसी ही है। मेजोरिटी केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, पर कुछ केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगी। जैसे इस इक्वेशन को ही किस तरीके से यही जोड़ बनेंगे वो बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें कहीं कहीं जगह पे आपको सिर्फ इसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। वैलेंसी में जाओगे ना तो और गहरे कुएं में जाओगे, कुछ कुछ इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए। हाँ हाँ हाँ, इसलिए ओके। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद भी घर पे कर सकते हो। एक आप 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए और दो पेंसिल ले लीजिए, दोनों ओर से छिली हुई। क्या? 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए और दो पेंसिल ले लीजिए जो दोनों ओर से छिली हुई है, मतलब दोनों तरफ ग्रेफाइट दिख रहा है, और उन दोनों छोर की पेंसिल को आप बैटरी के ऊपर लगाइए और उस पेंसिल को ऐसा उल्टा कांच के ग्लास में डाल दीजिए। आप देखोगे कि पेंसिल के दोनों तरफ बुलबुले बन रहे हैं। ये जो बुलबुले हैं वो एक तरफ का बुलबुला है हाइड्रोजन और एक तरफ का बुलबुला है ऑक्सीजन। अभी इस चीज को यहाँ पे फिगर में एक बार अच्छे से देख लो, बाद में मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो 6 वोल्ट की बैटरी, कैथोड, रबर स्टॉपर, वाटर। चलो इसमें मुझे लगता है आपको दिक्कत होगी तो मैं इसको समझा ही देता हूँ। ओके, पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ना, इसको मैं शायद आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, बट फिर भी पॉजिटिव आयंस को हम कैट आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैट आयंस। और नेगेटिव आयंस को हम एन आयंस कहते हैं। एन आयंस कहते हैं। इतनी चीज तो आपको क्लियर है? क्योंकि ये पॉजिटिव है, आपको क्या लगता है इसका नेचुरल अट्रैक्शन नेगेटिव की तरफ होगा, और ये नेगेटिव होने की वजह से इसका नेचुरल अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? पॉजिटिव की तरफ। ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, सिमिलर पोल रिपेल्स। इस चीज के आधार पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। कैटायंस यानी कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, अभी मेरे पास यहाँ पे एक कील है। क्या है? कील है, जो भी किसी भी मेटल की बनी हुई है, कोई भी मेटल जो बिजली को कंडक्ट कर सके। अभी ध्यान से समझो, अगर मैं कोई वायर लेता हूं और उस वायर को पॉजिटिव चार्ज से इसको कनेक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? पॉजिटिव आयंस यानी कि कैट आयन को इस मेटल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पता है? इसका नाम हो जाएगा एनोड। क्या हो जाएगा? एनोड। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, हाँ होगा ही कंफ्यूजन। फिर से मैं बताता हूं, पॉजिटिव आयंस कैट आयंस के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोड जोड़ दिया जाए तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड। एनोड का मतलब होता है नेगेटिव को चाहने वाला, इसका मतलब है एन, और यहाँ पे है ओड। एन का मतलब है नेगेटिव, ओड का मतलब है चाहने वाला, अट्रैक्ट होने वाला। तो इसीलिए इसको हम एनोड कहते हैं। इसको नेगेटिव से प्यार है, पर ये कनेक्टेड किसके साथ है? कैटायन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अभी मान लो मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, मतलब दूसरी कील यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उस कील को मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो नेगेटिव मतलब एन आयन था। अभी ये जो बनेगा ना, ये बनेगा अपना कैथोड। क्या बनेगा? अच्छा, इसको भी कैट
एच को वो करो और ओडी, कैट मतलब पॉजिटिव को चाहने वाला, मतलब जिसको पॉजिटिव से प्यार है। तो एनोड और कैथोड क्लियर हो गया। पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ने वाले को एनोड कहते हैं या कैथोड? एनोड। पॉजिटिव के साथ जुड़ने वाले को एनोड। और पॉजिटिव के साथ जुड़ने वाले कील में, मेटल में कौन से आयंस होते हैं? कैट आयंस, पॉजिटिव। ठीक है, कंफ्यूजिंग है और लास्ट तक कंफ्यूजिंग रहेगा। जब आप 10वीं के एग्जाम देने जाओगे ना, तब भी मुझे लगता है कि अगर इसको तुम लोग ट्रिक से याद नहीं रखोगे तो ये कंफ्यूज करेगा। इसलिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए तैयार रखी है। बिल्ली जो होती है, बिल्ली, उसके हाथ में पंजा, मतलब उसके हाथ को पंजा बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखो, कैट यानी कि बिल्ली और पॉ यानी कि पंजा। तो बिल्ली जब पंजा मारती है तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? कैट इज पॉजिटिव। तो कैट आयंस आर पॉजिटिव्स। और एन है तो दैट स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो एन आयंस आर नेगेटिव। क्लियर है ना? तो उसी के आधार पे इसको ऑपोजिट करोगे तो एनोड और कैथोड मिल जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? अभी धीरे धीरे हम इसको थोड़ा सा, भले ही टाइम लगे, बट ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से करेंगे। मान लो मेरे पास एक टम्बलर है। कौन सी चीज है? टम्बलर, जिसे आप नहाते हो शायद रोज। हाँ, ओके। अभी मेरे पास एक बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, प्लस माइनस। ओके। अभी आपको नट एंड बोल्ट तो पता ही होगा। तो मैं ना दो नट ले लेता हूँ, दो बोल्ट ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक बोल्ट यहाँ पे, और इसको ना मैं नीचे फिट कर देता हूँ किसी भी चीज़ से टाइटली। और यहाँ पे बाहर उसका एक होल करके मैंने थोड़ा सा नट बाहर निकाला हुआ है। ये एक नट, सॉरी एक बोल्ट, और ये दूसरा बोल्ट यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये दूसरा नट। अभी मैं एक वायर ले लेता हूँ। चलो ग्रीन तो आ गया ना, येलो ले लेते हैं। चलो वायर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक स्विच लगा देता हूँ और स्विच के साथ इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि ये कैट आयंस थे। अच्छा, तो ये कौन सा बन जाएगा? एनोड ना, एनोड। ओके। अभी एक दूसरा वायर ले लेता हूँ जिसको नेगेटिव से लेके यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कौन सा बन जाएगा? कैथोड। इतना तो आप बना सकते हो ना घर पे भी, पानी का डब्बा लेके। ओके। अभी मैं इसके अंदर अच्छे से पानी भर देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ये पानी जो है ना, वो हो सके उतना साफ हो, कम से कम नमक वाला या मिनरल वाला हो। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कम से कम नमक वाला या मिनरल वाला हो? फिल्टर्ड हो नहीं, वो तो नॉर्मल भी साफ ही दिखता है। अगर उसमें मिनरल्स होंगे ना तो प्रोसेस बदल जाएगी, दूसरी प्रोसेस होगी। उसके बारे में भी मैं आगे 3rd या 4th चैप्टर में बात करूंगा कि कैसे वो प्रोसेस चेंज हो जाती है। पर मान लो कि अभी तो ये साफ सुथरा पानी है आपका, H2O। किसका? पानी का? थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो ना, तो वो ज़्यादा सटीक, ज़्यादा जल्दी काम करेगा। किसी भी तरीके की एनर्जी अगर किसी भी रिएक्टेंट्स को देते हो तो वो उसके लिए बेनिफिशियल ही है। पर एक वो नहीं होना चाहिए कि उसको दूध पीना है और तुम पानी पिला रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की एनर्जी वो चाह रहा है उसी तरीके की एनर्जी देनी है। तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी वो चाह रहा है, तो उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी ही दो। चलो, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया। अभी पानी के अंदर दो चीज़ें हैं, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तुम मुझे हाइड्रोजन की बात करो।
हाइड्रोजन के पास कौन से आयन्स होते हैं? पॉजिटिव, राइट, +1। और ऑक्सीजन के पास -2। अभी ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कोशिश तो करूँगा, हाइड्रोजन की बात करता हूँ। तो इस पानी के अंदर ना ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, आयन्स ना पानी के अंदर अलग अलग जगह पे घूम रहे हैं। ओके, फिर दूसरा कलर मैंने कौन सा नहीं लिया है? वाइट नहीं लिया है ना? वाइट, ब्लैक, तो ब्लैक में ब्लैक कैसे दिखेगा? वाइट ले लेता हूँ। चलो ऑक्सीजन के लिए मैं वाइट ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेड इज हाइड्रोजन एंड वाइट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, 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 हर जगह पे मैं ऑक्सीजन बना रहा हूँ। ओके, अभी तुम मुझे बताओ कि जब मैं बिजली की सप्लाई शुरू कर देता हूँ, जब मैं बिजली की सप्लाई शुरू कर देता हूँ, ये H+ आयन्स जो हैं वो किसके तरफ जाएंगे? एनोड के तरफ या कैथोड के तरफ? देखो यहाँ पे आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे प्लस भी बना देता हूँ, ये माइनस भी बना देता हूँ, इसके अंदर भी सारे प्लस बना देता हूँ, ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो कि हो क्या रहा है। तो ये जो H+ है वो कहाँ के तरफ जाएंगे? कैथोड के तरफ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन भी बना देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन्स होने की वजह से सारे कैथोड के तरफ जाएंगे, इसके तरफ, इसके तरफ इसका अट्रैक्शन होगा। क्या? अरे हाँ, सॉरी, रुको रुको रुको। ओके, तो ये सारे हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से कैथोड के तरफ अट्रैक्टेड होंगे यहाँ पे। ओके, अब सही है? ये दूर दूर से भी अट्रैक्शन हो रहा है, मान लो। अच्छा, यही कैथोड जो खुद कैसा है, अच्छा ये अट्रैक्ट हुए, राइट। अच्छा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन, उसको ये एनोड क्या करेगा? धक्का करेगा, धक्का देगा। तो ये जो एनोड है वो सारे ही हाइड्रोजन को धक्का देके दूर भगाएगा। ठीक है, एक खींच रहा है, एक भगा रहा है। वेरी नाइस। अभी चलो, ये तो हमने हाइड्रोजन की बात कर दी कि वो कहाँ के तरफ जा रहा है। अगर ऑक्सीजन की बात करो तो ये वाले ऑक्सीजन जो है उसको कैथोड धक्का देगा कि भाई तू यहाँ से भाग, ये मेरा इलाका है, राइट। तो ये वाले कैथोड को वो भगा रहा है, और ये वाले जो ऑक्सीजन है इसको ये बुलाएगा कि आजा भाई आजा, हमारे लिए दुनिया में और कोई जगह नहीं है, यही जगह हमारी है, राइट। अभी ये दोनों ही चीज़ें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक्चुअली है क्या? गैस। तो ये जो एनोड और कैथोड, मतलब ये जो मेटल पीस है उसके ऊपर चिपकने की कोशिश करेंगे, पर क्या चिपक पाएंगे? क्योंकि मेटल के ऊपर हवा कैसे चिपक सकती है? नहीं चिपक सकती ना। तो यहाँ पे ना बुलबुले जमा होते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले ना जमा होने लगेंगे, और जब तक छोटा बुलबुला होगा वो चिपकेगा, पर छोटे बुलबुले मिलके बड़ा बुलबुला बनता है। तो जैसे ही ये बड़ा बुलबुला बनेगा, इसके ऊपर फिजिक्स का एक फोर्स लगेगा जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, बुयांसी। तो ये बुयांसी इसको कहाँ धकेलेगा? ऊपर। तो ये ऑक्सीजन जो है उसके बुलबुले जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, हाँ या ना? राइट, घर पे बना सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी। अच्छा, सेम चीज़ हाइड्रोजन के साथ होगी। हाइड्रोजन भी यहाँ पे छोटे छोटे बुलबुले बनाने की शुरुआत करेगा, पर छोटे बुलबुले चिपक सकते हैं, पर जैसे ही वो बड़ा बुलबुला बनाएगा फिजिक्स के हिसाब से बुयांसी होगी और वो ऊपर जाने लगेगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम लोगों का? हाइड्रोजन। अभी मेरा एक तो सवाल है, और वो सवाल ये है कि कौन सी गैस ज़्यादा बनेगी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? सोच के बताओ, ऐसे रैंडम तुक्का नहीं, लॉजिक, तर्क। अच्छा, पानी की बात करें, पानी की बात करें तो वो 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन ज्यादा रिलीज होगा, ऑक्सीजन कम। अभी और एक सवाल है, वजन किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? अब ये क्यों? हाइड्रोजन ज्यादा बन रहा है ना, बुलबुले ज्यादा हाइड्रोजन के बन रहे हैं, पर तुम ऑक्सीजन का वजन ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा क्यों? राइट। 9th स्टैंडर्ड में और एक चीज सीखी थी आपने, यूनिट मास, मोलर मास, राइट। तो हाइड्रोजन का वजन आपको याद हो तो 1H1 है, जबकि ऑक्सीजन का वजन आपको याद हो तो 16 है। 16 ही है ना? हाँ। तो तुम देखो, मतलब वजन की बात करो तो ऑक्सीजन ही ज्यादा बनेगा, पर वॉल्यूम की बात करो तो हाइड्रोजन ज्यादा बनेगा। यहां तक चीजें क्लियर? इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट? वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे पानी का विद्युत विभाजन। हो सकता है, इससे जो चाहे आप बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट, वो दोनों सेम क्या? हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, वॉल्यूम के आधार पे, मास के आधार पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन कम होगा। फिर डाउट तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज जितनी भी दुनिया में देख रहे हो वो एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड से ही जुड़ी है, और अगर आयन को बॉन्ड को ही तोड़ रहे हो तो पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा ही। और ये चीज हमारी माइथोलॉजी भी समझाती है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए कोई ना कोई आएगा। सो कृष्ण भगवान ये किस चीज की बात कर रहे हैं? बैलेंसिंग की, कि अगर नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पॉजिटिव आयंस भी बनेंगे ही। तो पॉप साउंड के साथ वो बर्स्ट करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो एक और चीज़, कि यहाँ पे मैं उल्टी कोई ट्यूब लगा देता हूँ, यहाँ पे मैंने उल्टी कोई ट्यूब लगा दी ऐसे करके, और यहाँ पे भी उल्टी ट्यूब लगा दी ऐसे करके, तो ये जो गैस है ना, तुम इसको यहाँ पे एनट्रैप कर सकते हो, जमा कर सकते हो, और उसको बाद में फर्दर इस्तेमाल के लिए कर सकते हो। गैस फॉर्म में, दोनों गैस ही है ना, तो इस तरीके। हाँ, होता ही है। अभी तुमने देखा होगा कि कोरोना के बाद हर हॉस्पिटल के बाहर सफ़ेद कलर का प्लांट डाला गया है, देखा है तुम लोगों ने? सिविल हॉस्पिटल के आसपास घूमना, सिविल हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, आपको एक सफ़ेद कलर का बड़ा सा प्लांट दिखेगा, मतलब ऐसे रूम साइज का। वो ऑक्सीजन प्लांट है, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए। इसमें सिर्फ बिजली चाहिए और कुछ नहीं। आप घर पे बना सकते हो, घर पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को स्टोर कर लो थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, आपको छोटा सा बॉम्ब बनाना सिखाता हूँ, ठीक है? मान लो कि यहाँ पे तुम ना वो छोटा सा वो वाल्व बना देते हो, ठीक है, और इस वाल्व के साथ पंप लगा देते हो। क्या लगा देते हो? पंप। और यहाँ से वो गुब्बारा भरते हो, गुब्बारा नहीं आता? हाँ। अब इस गुब्बारे को तुम और ये गुब्बारा काले कलर का पसंद करो, कैसा? ब्लैक। और इस गुब्बारे को मान लो मैंने जयदीत्य के तरफ डाला और उसके ऊपर वो लेज़र लाइट जलाई, तो वो जयदीत्य के पास आके फटेगा। हाँ, और काफ़ी तेज़ फटता है। हाइड्रोजन इज़ वेरी विगरसली ब्लास्ट करता है धक्के के साथ। हाँ, हीलियम के बलून इतना खतरनाक फटते हैं, तो हाइड्रोजन तो उससे एक लेवल और ज़्यादा है, तो इसके गुब्बारे काफ़ी खतरनाक फटते हैं। हाँ, इस तरीके से ऑक्सीजन का भी कर सकते हो। यहाँ पे वाल लगा दो, एक पंप लगा दो, और यहाँ पे गुब्बारे भर लो ऑक्सीजन के, ठीक है? मज़ा आएगा इसमें भी। क्लियर है? अभी इसमें कोई आपत्ति है तो बताइए। करो, पर संभाल के। और अगर कोई डांटे तो बोलना मत कि ट्यूशन टीचर ने सिखाया, नहीं तो मेरे यहाँ आ जाएंगे मारने के। ये क्लियर है? इसमें कोई आपत्ति? ठीक है।
चलो, तो ये वही चीज है, एक बार फिगर को अच्छे से देख लो, कहीं पे कोई चीज ऐसी हो जो हमने उल्टी समझी हो तो मुझे बताओ। प्लास्टिक मग हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देखो हाइड्रोजन का देखो साइज देखो, दिख रहा है टेस्ट ट्यूब में, हाइड्रोजन की जगह बड़ी है, ऑक्सीजन की जगह छोटी है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, उन्होंने सोच समझ के बनाया है कि ऑक्सीजन कम बनता है, हाइड्रोजन ज़्यादा बनता है। पर वजन की बात करें तो ऑक्सीजन का वजन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का वजन कम होगा। ग्रेफाइट रोड क्यों इस्तेमाल किया है? हाँ, पेंसिल की निप, वो बिजली को कंडक्ट कर सकती है। और हाँ, कॉपर भी चलेगा, बट ग्रेफाइट जो है ना वो हाइड्रोफोबिक भी होता है नेचर में, मतलब वो पानी को नफरत करता है, पानी को दूर भगाता है। तो ना ये इसमें बुलबुले बड़ी तेजी से बनेंगे क्योंकि चिपक ही नहीं सकते ग्रेफाइट के ऊपर, जबकि मेटल के ऊपर थोड़ा तो चांस है चिपकने का। तो इसमें एक्सपेरिमेंट काफी क्लियर दिखेगा। हाँ, नहीं ये चलता ही रहेगा, तेज हो जाएगा। अगर मान लो 6 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो बुलबुले ज़्यादा तेज़ी से बनेंगे और तब तक बनते रहेंगे जब तक पानी है। पानी खत्म हो जाने के बाद ही ये प्रोसेस बंद होगी। हाँ, बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है, पर बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब मान लो कि 1 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए तकरीबन 200-300 रुपये खर्च होंगे, या मतलब वो रेट देखना पड़ेगा कितना वो बना रहे हो। सिलेंडर से तो सस्ता पड़ेगा, घर पे ही ऐसे कर दोगे। पर हाइड्रोजन का क्या करोगे? हाइड्रोजन भी तो बन रही है। एक काम करो, हाइड्रोजन को पाइपलाइन लगा के एग्जॉस्ट दे दो, घर के बाहर भेज दो, तो घर के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकते हो। वो फिल्टर्स नहीं आते मार्केट में, 12-15 हज़ार के मिलते हैं ऑक्सीजन फिल्टर्स, इससे सस्ता तुम ये घर पे बना दो, 200-300 रुपये का बिल आएगा बस एक्स्ट्रा, मतलब 1500 आ रहे तो 1800 आएगा, पर घर पे प्योर ऑक्सीजन मिल जाएगा। सोलर से कनेक्ट करो तो फ्री का ऑक्सीजन। चलो, इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। अभी एक्टिविटी 1.8, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सूरज की रोशनी की वजह से सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन उड़ जाता है और सिल्वर बच जाता है। नहीं, वेपराइज हो जाता है, क्लोरीन जो है वो गैस है। हाँ, राइट। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल ना पुराने टाइम में फोटो बनाने के लिए भी होता था। राइट राइट राइट। तो ये, और इसके अलावा इसका इस्तेमाल अभी भी एक जगह पे होता है, गैस कर सकते हो कहाँ? शीशा हो या दिल हो। मिरर, मिरर के पीछे आपने एक वो परत देखी होगी, देखिए, हाँ, वो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड की परत होती है जिसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन उड़ जाता है सुखाने के वक्त और सिल्वर चिपक जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। हाँ, एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट कांच लेते हैं और उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड का पानी डालते हैं, किसका? सिल्वर क्लोराइड, और बाद में उसको थोड़ी देर के लिए हिलाते हैं। बाद में सूरज की धूप में, नॉर्मल धूप में भी वो ब्रोमीन या क्लोरीन उड़ जाता है। राइट, तो वो जो सिल्वर है वो कांच के ऊपर इक्वल लेवल में चिपक जाता है, फिर दूसरी तरफ तुम देखो ना तो शीशा दिखने लगता है। हाँ, तो ये भी कांच का धंधा भी शुरू करना है तो भी मैंने आइडिया दे दिया कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये सिल्वर क्लोराइड की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। AgCl, सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रखो तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। इस क्लोरीन गैस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी खतरनाक गैस है और ये सफोकेशन क्रिएट करती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है अगर ये आपके नाक में चली गई तो। अच्छा, गलती से अगर आपको क्लोरीन का इन्फेक्शन हो गया, मतलब क्लोरीन गैस आपके नाक में चली गई, तो आप क्या करोगे बचने के लिए? सोडा पी लोगे। क्या? सोडा। राइट राइट राइट, तो वो क्लोरीन को खींच लेगा, CCl हो जाएगा, CCl2 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो जब भी क्लोरीन सफोकेशन हो तो तुरंत से सोडा पी लो। सोडा मतलब थम्स अप पीने मत जाना, वो किनले लेना तो किनले भी पी लेना। इन शॉर्ट कार्बोनेटेड वाटर होना चाहिए, ऐसा पानी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दबा के भरी गई हो। क्लियर?
तो ये इसी तरीके से क्लोरीन की जगह पे अगर ब्रोमीन इस्तेमाल करो ना तो इसको हेलो एटम्स कहते हैं। मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन ये वो बोलते हैं ना मामा मासीना છે। हाँ, सफोकेशन मतलब क्लोरीन गैस जो होती है अगर वो नाक में चली गई तो सफोकेशन होता है। कहाँ पर मतलब? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं, क्लोरीन मार्केट में ऐसे घूमता फिरता नहीं होता। ये कुछ जैसे कि कांच बनाने वाली कंपनी है तो वहाँ पे तो खुला एटमॉस्फेयर होता है, वो लोग बंद कमरे में नहीं करते, क्योंकि क्लोरीन को जितना एटमॉस्फेयर में भेज दो उतना रिस्क कम है। पर जैसे कि मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने DCM श्रीराम झगड़िया जो है कंपनी, वो क्लोरीन बनाती है, वहाँ पे मैं जॉब करता था। और मैं HCl प्लांट में मुझे रखा था। HCl प्लांट बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला प्लांट। अभी HCl प्लांट के सबसे ऊपर बाजू के प्लांट में से क्लोरीन गैस लीक हुई, और हम सभी, मैं और मेरे साथ जो भी वर्कर्स थे वो सभी 132 मीटर ऊंची हाइट पे हैं। अभी क्लोरीन गैस कंटिन्यूसली ना वेव्स की तरह हमें लग रही है, आंखें लाल लाल, सांस लेने में दिक्कत, हर कोई नीचे की तरफ भागा। ठीक है, और क्योंकि ये गैस है तो गारंटी नहीं मेरे बाजू में हो उसको लग जाए, मेरे को ना लगे, वैसे भी होता है। वो कहाँ पे पवन है, कहाँ पे तुम खड़े हो, उस बात पे निर्भर करता है। तो मुझे थोड़ी सी क्लोरीन गैस लगी, बट सफोकेशन इतना ज़्यादा होता है जैसे कि तुम्हारे मुंह पे किसी ने थैली लपेट ली हो, तो सांस लेने में कैसी दिक्कत होती है, सेम ऐसा। ऐसे समझो कि नाक के अंदर च्युइंगम चला गया हो, दोनों नाक के अंदर और मुंह के अंदर भी, तो कैसी फील होती है? हाँ, तो ऐसा सफोकेशन होता है लिटरली। ऐसे वो यमराज ही दिखते हैं सामने। तो सभी नीचे भागे, हम सब लोग फिर सीधा वो मेडिकल रूम में लेके गए। हम सबको वो किनले का बोतल पकड़ाए और बोला पी जाओ। तो वो पी गए ना, तो धीरे 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 3-4 मिनट के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है, पर सर पकड़ जाता है, ऐसे सर दर्द होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है, और ज़्यादा देर हो जाए तो डेथ भी हो जाती है। तो ये खतरनाक है। तो इंडस्ट्री में अगर आप लोग सोच रहे हो कि इंजीनियर बनेंगे, फ्यूचर में इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करके, तो वो बहुत सारी चीज, अभी तो शुरुआत है। पर मैं खुश हूँ कि तुम लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में एक कंपनी खोलना है तो केमिस्ट्री आना बहुत ज़रूरी है। पर हाँ, कोई भी चीज़ के फ़ायदे, नुकसान और रिस्क, तीनों चीज़ें आपको पता होने चाहिए। पैसों का फ़ायदा, पैसों का नुकसान और जान का खतरा, ये 3 चीज़ पता होगी तो कुछ भी शुरू कर सकते हो। चलो, इसमें शीशा बनाने में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता था। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ कि किस तरीके की एनर्जी का इस्तेमाल किया गया? फोटो एनर्जी। फोटो एनर्जी मतलब फोटोन्स की एनर्जी, फोटोन्स की एनर्जी मतलब सूरज की किरणों की एनर्जी। तो यहाँ पे नहीं, पुराने कैमरे के अंदर बैटरीज नहीं आती थी, उसके अंदर आता था रोल, पता है वो ब्राउन कलर का आता था। हाँ, उसके अंदर आता था सिल्वर ब्रोमाइड की पट्टी, उसमें ब्रोमीन इस्तेमाल होता था, इसलिए कत्थई रंग की होती थी, ब्राउन कलर का, राइट। अभी तुम लोगों ने वो फ्रेम देखा हो ना, तो वो फ्रेम पीछे आगे बढ़ता था, उसको ऐसे घुमाते थे, राइट, ऐसे नीचे से ट्रट 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 करके वो होता था। बाद में आगे आपने देखा होगा कैमरा का ढक्कन होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक शटर होता था। तो जब भी आप शटर का बटन दबाते थे ना, वो ढक्कन कुछ सेकंड के लिए खुल जाता था। अभी जब वो कुछ सेकंड के लिए खुल जाता था ना, आसपास की जो भी रोशनी आती थी, जो सूरज से टकरा के, दीवार से टकरा के अब इसमें जा रही है, वो उसमें एक इम्प्रेशन क्रिएट करती थी, एक इमेज बनाती थी, और वापस से शटर बंद हो जाता था। समझ में आया? तो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पहले होती थी। पहले लोग बहुत होशियार थे, अभी के लोग डफर है, सॉरी टू से, पर आप लोगों की जनरेशन डफर की जनरेशन है।
मतलब मेरी भी कुछ कुछ, मैं भी कुछ उतना होशियार नहीं हूँ, पर एक चीज़ याद रखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने ही बच्चे डफर पैदा होंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए दिमाग चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ भी पाना होता था तो बहुत दिमाग चलाना पड़ता था, अभी उतना है नहीं। तो अगर ज़रूरत ही नहीं है तो कोई अपना दिमाग क्यों चलाएगा। तो अभी तुम लोग देखो, गेम खेल रहे हो पर गेम बना नहीं रहे हो, राइट। चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बनाने के बारे में या कैसे बनती है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। पिज्ज़ा खा रहे हो पर उसके पीछे की साइंस नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरेशन को काफ़ी लेज़ी और ख़राब बनाती है। बट आप लोग थोड़ा अपने आप को क्यों को हथियार बनाओ। किस चीज़ को? क्यों? अच्छा, ठंडा पानी गर्मियों में अच्छा लगता है, क्यों? खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, क्यों? राइट। तो ये जो क्यों जो है ना, फिर चलो तुमने बोला डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, राइट, क्यों? क्यों? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो, मैं तुमसे जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कैसे आप अपने आप को अव्वल बना सकते हैं बाय आस्किंग क्यों। और ये क्यों स्कूल टीचर को या ट्यूशन टीचर को नहीं पूछना है, राइट। क्यों 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 क्यों, ऐसे पूछते रहोगे ना तो एट द एंड आपको ना प्योर आंसर मिल जाएगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके, चलो। तो what form of energy is causing this decomposition? Photo energy. We have seen that the decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light or electricity or breaking down reactants. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. ऐसी जिसमें एनर्जी देनी पड़ रही है चाहे किसी भी फॉर्म में हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलो क्या बोल रहे थे? कौन सा स्क्रीन? उसमें तो एलईडी होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी, एमोलेड। हाँ, एमोलेड तो एमओएलईडी ही है। बट उसमें अगर आपका डैमेज हो जाता है ना, हाँ, तो स्पेशली सैमसंग के फोन्स में वो स्मूथ करने के लिए तो जो सवाल मुझे पूछ रहे हो ना वही सवाल आप अपने आप को पूछो। फिर आप टेक्नोक्रेट हो, आप टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हो। गूगल का इस्तेमाल गेम्स खेलने के लिए, रील्स देखने के लिए करने के बजाय ऐसी चीज ढूंढने के लिए करो, ठीक है? तो ऐसे करोगे तो बहुत सारी चीजें खुल जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ो। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है एंडोथर्मिक रिएक्शन की है। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्रॉप्स फ्रॉम 22 डिग्री सेल्सियस टू -25। 22 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हाँ, एंडोथर्मिक बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। क्या बोल रहे हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड लेने के लिए बोल रहे हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी कि BaOH, BaOH ट्वाइस। हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, यही वो एक्सपेरिमेंट है। देखो, बेरियम ऑक्साइड ले लो और एमोनियम क्लोराइड ले लो। एमोनियम क्लोराइड यानी कि NH3Cl, बहुत डाउन हो जाएगा। हाँ, राइट, हाँ, बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ये सेम चीज़ आपको, चलो सस्ता जुगाड़ भी बताता हूँ। बर्फ़ के ऊपर नमक डाल दो, बर्फ़ के ऊपर नमक डाल दो, नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। आइसक्रीम भी बना सकते हो आप इसे। सिखाओ आइसक्रीम बनाना। देखो, आप मीठा दूध ले लीजिए और हो सके उतना गाढ़ा रखिए, पर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और ज़्यादा गाढ़ा हो नहीं पाएगा। एक बर्फ़ की थैली ले लीजिए जिसमें ढेर सारा बर्फ़ हो। उस बर्फ़ के ऊपर आप डालिए ढेर सारा नमक। ढेर सारा मतलब पूरा भर मत देना, पर बहुत ज़्यादा नमक डालो, ठीक है? अभी एक दूसरी थैली लीजिए या दूसरा बर्तन लीजिए जिसके अंदर आपने अपना दूध वाला मीठा पाउडर डाला हुआ है, ठीक है? और उस बर्तन को, मतलब वो स्टील का बर्तन हो तो बेहतर है, पैक करके उस बर्फ़ वाली थैली में डाल दीजिए और उसको पूरी तरीके से हिला के बर्फ़ उसके पूरे आसपास हो जाए वैसे सेट कर दीजिए। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तकरीबन 15-20 मिनट का। 15-20 मिनट के बाद वो अपना जो स्टील का डब्बा है वो बाहर निकाल लीजिए, उसको खोलिए तो
तो आप देखेंगे कि आपने उसके अंदर जो डाला था दूध का लिक्विड, अब वो आइसक्रीम बन गया है। हाँ, बिना फ्रीज के आपने आइसक्रीम बना दिया। ये घर पे कर सकते हो, हाँ, बहुत सिंपल है। हाँ, ठीक है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो एंडोथर्मिक है, जो एनर्जी खींचता है आसपास से। चलो, ये जो रिएक्शन है ना, उसका यही इक्वेशन है। देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस, ये अंदर 2 नहीं है, बाहर 2 है, प्लस 2NH4Cl एमोनियम क्लोराइड, प्लस हीट। अच्छा, हीट यहाँ पे लेफ्ट साइड लिखा, एक्सोथर्मिक में राइट साइड लिखते हैं। एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के फॉर्म में हीट मिलती है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में हीट दे रहे हैं। तो ये बन क्या रहा है, देखो BaCl2, BaCl2 मतलब देखो बेरियम क्लोरीन के साथ चला गया, NH3 रिलीज हो गया, डिस्प्लेस हो गया, और 2H2O यानी कि पानी बना। नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो NH4 जो है वो OH के साथ जाता, पर वैसे नहीं हुआ। देखो NH3 हो गया, और इसका जो एक हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो H2O बन गया। इसलिए तो बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री को पूरी तरह जज करना बहुत मुश्किल है, तो इसको याद ही रखना पड़ेगा। अभी आपकी टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पे ये इक्वेशन लिख दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। हाँ बेटा, ऐसे नहीं बोलो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। ये तो हो गया। अभी ये अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, अरे बाप रे, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश यानी कि चूना करने के लिए कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको पानी में डालने के बाद क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। तो इसी की बात हो रही है। नेम द सब्सटेंस X, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसकी प्रोसेस लिखनी हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो उसकी प्रोसेस एंड फॉर्मूला भी लिख दो, तो CaOH ट्वाइस। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, नेम इन अबोव विथ वाटर। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट करते हो तो कौन सी प्रोसेस बनेगी, उसका नामकरण करना है, तो वो भी हमने बता दिया। हाँ, फिर सेकेंड क्वेश्चन, why is the amount of gas collected in the test tube in the activity 1.7 electrolysis is double of amount collected in the other। एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में वो साइज डबल क्यों होती है? सेम सवाल। ऑक्सीजन की जो हाँ की जो वॉल्यूम है वो हाँ, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, और पानी के अंदर हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन, इसीलिए हाइड्रोजन कैसा होता है? डबल, ऑक्सीजन 1 गुना। तो नेम द गैस, जो डबल होता है वो गैस कौन सी है, और जो सिंगल है वो? ठीक है। इसके सवाल और जवाब भी इसी में है ही, मैं आपको PDF भेजूंगा, आप चाहो तो इसमें से डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज इक्वल्स टू CaOH ट्वाइस। फिर क्या हीट इसमें? हाँ, हीट प्लस लिख सकते हो, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अच्छा ऑब्जर्वेशन। चलो, फिर वो अपनी इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रोसेस, ऊपर देखो पूरा जस्टिफिकेशन दिया है कि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन गैस ज़्यादा होगी, क्यों डबल होगी, वो सब कुछ लिखा हुआ है। ये नीचे वाली एक्टिविटी आपको नहीं बनानी है, वो तो उन्होंने रेफरेंस दिया था, इसलिए मैंने फ़ोटो डाला है ताकि आपको समझा सकूँ। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और विकी कौशल को, कैटरीना कैफ वाला एग्जाम्पल याद है ना। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, कुछ भी पढ़ना नहीं है, फिगर को ऑब्जर्व करो। फिगर में क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यानी कि CuSO4, राइट। उसके अंदर वो क्या है लटकाया हुआ? आयरन यानी कि Fe, राइट। और ऊपर थ्रेड बांधा हुआ है और टेस्ट ट्यूब है, ऊपर से खुला रखा है, राइट। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, राइट। चलो हम कोशिश करते हैं। ये कहाँ खुल गया? वो कहाँ गया?
ओपन बोर्ड, ओके ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ओके तो यहाँ पे आयरन की नेल्स है, राइट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4 ट्वाइस, CuSO4 ट्वाइस, कॉपर +2 SO4 -2, तो यहाँ पे CuSO4 ट्वाइस। अभी तुम मुझे बताओ, ये है अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये है अपनी कैटरीना कैफ, और ये है अपना विकी कौशल, क्या होगा? FeSO4 FeSO4 और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस, मतलब कॉपर को ये हकाल देता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अभी इसी रिएक्शन को, हाँ बैलेंस तो बाद में करेंगे, अभी मेन आत्मा समझो, शरीर तो बाद में देख लेंगे। चलो, तो ये पूरा इक्वेशन हमारा हो गया, आयरन नेल्स डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्या हो रहा है, कॉपर को वो खींच रहा है और डिस्प्लेस कर रहा है आयरन को। तो आयरन के ऊपर कॉपर का कलर चढ़ जाएगा, मतलब ये कील जो लोहे की थी, जब आप उसको सॉल्यूशन से बाहर निकालोगे तो उसके बाहर तांबे के जैसा रंग लग जाएगा। समझ रहे हो? तो सर ऐसे ही वो फेक गोल्ड बनाया जाता है। हाँ, नहीं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट। यहाँ पे कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ती, तुम जो बोल रहे हो ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती। एथ में आया था, एथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद करो वो चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। हाँ, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पर उसको आपको समझाया नहीं होगा कि होता कैसे है। मैं आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि 3rd या 4th चैप्टर में फिर से वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। इतना अच्छा समझाऊंगा कि आप घर पे जाके मम्मी के सोने के कंगन बेच के उनको लोहे के भी पहना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब भी उसको बाहर निकालोगे ना तो आपकी जो लोहे की नील होगी ना वो ऐसी हो जाएगी, कॉपर प्लेटेड। हाँ, ब्राउन कलर। हाँ हाँ, वो नहीं, उसको कुछ नहीं होगा, रस्सी को कुछ नहीं होता, वो नॉन मेटल है ना, तो उसके साथ कुछ रिएक्शन ही नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले नीला था, जब लोहे के ऊपर कॉपर चला जाता है, चिपक जाता है, तो ये फेड हो जाता है। देखो, ये डार्क ब्लू था, ये फेडेड हो गया, देखो। हाँ, आयरन के साथ, हाँ हाँ, उसी का तो सॉल्यूशन है ये, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डार्क ब्लू है, देखो, और फेरस सल्फेट का थोड़ा पेल ग्रीन जैसा है, राइट। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। अभी देखो, आयरन के ऊपर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हुआ तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया, देखो, और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया। हाँ, देखो CuSO4 है तो फेरस सल्फेट के साथ चला गया FeSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, राइट। This reaction, iron has displaced and removed another element, copper, from copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction. उसी तरीके से आयरन की जगह पे जिंक इस्तेमाल करो तो भी वो उसको डिस्प्लेस कर देता है। देखो, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर डिस्प्लेस। जिंक की जगह पे लेड इस्तेमाल करो तो लेड क्लोराइड हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस, मतलब कॉपर की कोई इज्जत नहीं है। हाँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कॉपर काफी कमजोर है ताकत में। मैं फिर से इस चीज को डिस्कशन में ला रहा हूँ कि मेटल की भी ताकत या कमजोरी होती है। सर प्लेटिनियम का क्या होता है? वो भी, मैं सारे मेटल्स के बारे में, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमजोर है, इस चीज के बारे में डिस्कस हम 3rd चैप्टर में करेंगे। कौन से चैप्टर में? 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो पूरा एक बार मैं याद भी करवा दूंगा, जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। राइट, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। हाँ, ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों ही, आयरन भी ज़्यादा ताकतवर है, जिंक भी ज़्यादा ताकतवर है, और लेड भी ज़्यादा ताकतवर है। तो देखो, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसलिए कॉपर को अगर हकाल देना हो
तो उसके सामने तुम्हारे पास 3 कैंडिडेट है, या तो आयरन इस्तेमाल करो, या तो जिंक इस्तेमाल करो, या तो लेड इस्तेमाल करो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है पोटेशियम। नहीं, उससे भी स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसकी है ना मेल्टिंग पॉइंट 340 डिग्री सेल्सियस। ताकत अलग अलग होती है। तुम लोगों ने कार्ड्स खेले हैं, वो पोकेमोन वाले या फिर अलग अलग कार्ड्स, तो उसमें तुम किसी को वजन के आधार पे हरा सकते हो, किसी को ताकत के आधार पे हरा सकते हो। तो एलिमेंट्स का भी वैसे ही है। तुम एलिमेंट्स को ताकतवर कौन से हिसाब से बोल रहे हो? एफ से कुछ नाम था। नहीं नहीं, ऐसे एक्वा रिज सॉल्यूशन है, वो अलग है। पर ऐसा कोई कौन सी कैटेगरी में ताकतवर, जैसे कि तुमको बोलो कि निहाल इज वेरी पावरफुल, बट विच कैटेगरी? हो सकता है कि निहाल मैथ्स में अच्छा हो, गुजराती में उसके, हाँ, तो कौन सी कैटेगरी में ताकतवर है वो ज्यादा जानना है, इम्पोर्टेंट है। चलो इस फिगर को अच्छे से देखो। 2 सॉल्यूशन है जिसको मिक्स कर रहे हैं। ऊपर वाले में कौन सा है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, सोडियम यानी कि Na और सल्फेट यानी कि SO4, NaSO4, और सर नीचे राइट। नीचे है बेरियम क्लोराइड, BaCl2। सर वो क्या कलर हाँ, तो क्या होगा? चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है 1 मिनट, ये क्या खुल जाता है हर बार, ये बंद भी नहीं होगा क्या? हाँ चला गया, चलो ओके। यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, कौन से थे सॉल्यूशन बुक में से बताओ? बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट, तो NaSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, और दूसरा क्या है? बेरियम क्लोराइड BaCl2, राइट। याद करिए निहाल और अंकित को, याद आया? तो अब क्या होगा? बताओ। NaCl हो जाएगा, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाएगा, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाएगा, BaSO4 सर वो दो Twice. सर वो दो क्यों नहीं हुआ? कौन सा? हाँ 2 लिख दो, वो बैलेंसिंग तो बाद में हम कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंसिंग इज अनदर चीज, पर बन क्या रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे? इस रिएक्शन, राइट, इसको क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ अब बोलो। एग्जाम में लिखना हो तो हम बैलेंस करके लिखे, बैलेंस करके लिखो, बैलेंस करके। बैलेंस करके ही लिखना चाहिए, ठीक है। दैट इज अ राइट वे टू डू, ताकि टीचर उसमें से मार्क ना काट सके, ठीक है। पर बेस्ड ऑन अ मार्किंग सिस्टम, अगर 2 मार्क का सवाल पूछ रहे हैं तो उसमें इतना सब कुछ करना जरूरी नहीं है, ओके। चलो आगे, हाँ चलो आगे बढ़ो। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी चीज हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, पक्का। व्हाट कॉजेस दिस? अच्छा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ पे उसमें देखो, वो पोटेशियम आयोडाइड के वक्त येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे, पीले फौदा फौदा, इसमें सफेद फौदा फौदा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, सफेद कलर के, फॉर्म्ड बाय सल्फेट एंड बेरियम। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड, दूसरा जो है वो नमक है, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में घुला हुआ मिलेगा। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे जिसमें पार्टनर आयन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी एक्टिविटी 1.2 को याद करो, मैंने फिर से यहाँ पे डाली हुई, देखो, रिकॉल एक्टिविटी 1.2। इसमें भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे और यहीं पे बन रहे थे, देखो, ठीक है, प्रोडक्ट फर्स्ट। और इसमें भी देखो प्रोडक्ट फर्स्ट ही व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन है, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे येलो है। इतनी चीजें क्लियर? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कुछ ना कुछ फॉर्म हो गए, राइट, कुछ ना कुछ फौदा फौदा बन रहा है। पर मैं फिर भी बोल दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी तक के 2 इक्वेशन में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिला,
फ्यूचर में आपको ऐसा भी कोई इक्वेशन मिलेगा जिसमें प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो उस वक्त शॉक मत हो जाना कि सर ने तो बोला था कि हर बार होता ही है। सर अभी अभी के हिसाब से तो ऐसा ही रखा ना फिर। अभी तो ऐसा ही रखो कि प्रेसिपिटेशन होता ही है, बट हाँ जितना मेमोरी को जोर दोगे केमिस्ट्री विल बी फन फॉर यू। और कोई भी नियम को फिक्स मत करो दिमाग में, नियम को फिक्स करोगे ना, फिजिक्स में क्या है पता है, जो नियम है ना उसी के आधार पे होगा, बट केमिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट। एक नियम को दूसरा नियम काट देगा। और बायोलॉजी में पूरा अलग। बायोलॉजी इज होल डिफरेंट। सर ये आपने बताया या टेक्स्ट बुक में दिया नहीं बनाया है, नहीं है ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए तो दिया है। चलो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, फिगर को सबसे पहले देख लो। चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, चाइना डिश मतलब वो रकाबी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसके अंदर कॉपर पाउडर रखा हुआ है, मतलब तांबे का पाउडर, वायर गेज है सपोर्ट के लिए, और उसके नीचे बर्नर है। जब हम कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे तो क्या होगा, राइट किस वजह से कलर चेंज होगा, हीटिंग की वजह से। एटमॉस्फेयर में क्या है जो कॉपर खींच लेता है, ऑक्सीजन। अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन को ले रही हो तो इस घटना को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में से खींच ले तब उस चीज को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। सर वो खींच क्या आता है? कॉपर पाउडर पीसीबी बनाने में इस्तेमाल होता है। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी पता है ना, वो गेम्स के लिए वो नहीं डालते थे कैसेट, तो उसके अंदर वो कॉपर पाउडर इस्तेमाल होता है। उसके अलावा मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होता है, राइट उसमें भी होता है इस्तेमाल। कई जगह पे होता है जहाँ पे सर्किट बनानी हो, क्योंकि सर्किट को कैसे बनानी पड़ेगी, कंडक्टिव, राइट, तो उसमें हाँ, तो इस तरीके से हो सकता है। सिलिकॉन इज डिफरेंट थिंग। सिलिकॉन डॉल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ डॉल्स, हाँ टॉल, वो डॉल, हाँ तो वो सेम टू सेम सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल, उसको छूने से ऐसे लगता है कि स्किन ही छू रहे हो। नहीं वो प्लास्टिक नहीं है, वो अलग ही मटेरियल है। नहीं वो डॉल प्लास्टिक यूज होता है, फिर वो होता है यूनो और रोबोटिक्स में यूज होता है वो है ना। आर्डिनो हाँ उसमें भी सिलिकॉन। हाँ वो अलग चीज है, पर वो तो आर्डिनो में नहीं होती कुछ सिलिकॉन। ठीक है। चलो फिर से टॉपिक पे आ जाओ। कॉपर के पाउडर को जब आप गर्म करते हो तो कॉपर जो है वो हवा में से ऑक्सीजन को खींच लेता है। इस घटना को कॉपर के लिए ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन का सीधा मतलब होता है ऑक्सीजन को खींचना। पर अगर कोई ऐसी घटना हो जिसमें ऑक्सीजन को वो छोड़ रहा है, ले नहीं रहा, छोड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। कोई ऐसी घटना है जिसमें ऑक्सीजन ले भी रहा है और ऑक्सीजन छोड़ भी रहा है, तो ऐसी घटना को रेडॉक्स कहा जाएगा, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मर्जर, रेडॉक्स प्रोसेस, रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंस ना हो फिर भी वो खींच सकता है कि फिर वो नहीं खींच सकता। नहीं बैलेंस हो गया उसके बाद तो नहीं, जब तक वो उसके, और अभी देखो कॉपर को तुम नॉर्मल रखोगे ना तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है, ये। तो सर इसीलिए वो जो कॉपर की बोतल होती है उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि वो खींच हाँ, उसके अंदर तुम गर्म या ठंडा पानी भरते हो ना, तो वो क्या कर रहे हो, तुम उसको एनर्जी दे रहे हो। उसके पास खुद की ताकत थोड़ी है। हाँ एक बार है हाँ, बोल। वो होती थी ने है तो से ने મને રાતમાં પરીક્ષા ને સિક્કો મોકલી ગઈ। ओके ठीक है, तो इसको एनर्जी जो चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए वो कौन दे रहा है, ये बर्नर। किस फॉर्म में दे रहा है, हीट एनर्जी में, ताकि वो एनर्जी को खींच पाए, अरे ऑक्सीजन को खींच पाए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होके कॉपर ऑक्साइड बनेगा, राइट, जिसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो
कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हीट देते हो तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड को हीट खींच लेते हो तो उसका कॉपर में फिर से रिडक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट वाइज लिखना होता है एग्जाम। हाँ, इसलिए तो 10वीं थोड़ी, पर मैं जितना बोलो उतना बस ईमानदारी से करना। सर और कितना है ऐसे मत बोलना, वरना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चलो यहाँ पे पढ़ना रहने दो, ये इक्वेशन को देख लो। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? वेरी नाइस। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलने के बाद ही पानी बन रहा है, राइट? उसी तरीके से सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों साथ में हो रहा है। तो देखो, जिंक ऑक्साइड के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन सिर्फ डाले, कार्बन मतलब कोयला, जिंक ऑक्साइड को कोयले में जलाए तो जिंक जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा और कार्बन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, राइट? MnO2 यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले तो मैंगनीज क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो इसमें तुम डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। देखो, मैंगनीज क्लोरीन के साथ चला गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, पर क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड इक्वेशन है तो इसको रेडॉक्स के अंदर डालोगे, यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। यहाँ पे एक जहरीली गैस भी साथ में बन रही है, क्लोरीन, ठीक है? चलिए, जिंक ऑक्साइड के ऊपर कार्बन डालो तो फिर से जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ये तो सेम ही है ना, 2 बार आ गई। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ऑक्साइड। ओके, चलिए एक्टिविटी 1.1 को फिर से याद करिए। मैग्नीशियम की पट्टी को जलाने के बाद राख बन रही थी, वो राख किसकी थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो यहाँ पे वो उस एक्टिविटी को याद करिए और इस फिगर को देखिए, राइट? जंग लगना, हाँ वो गियर है, गियर। तो गियर के ऊपर आपको ये ब्राउन कलर दिख रहा है, रेडिश ब्राउन, ये है जंग। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल आपको पूछता हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सही जवाब। ये भंगार वाले जो होते हैं वो जंग लगा सामान क्यों नहीं लेते? वेरी नाइस, गुड। जंग लगने की वजह से वजन बढ़ जाता है। अभी सवाल, जंग लगने की वजह से वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो टकरा के वहाँ पे चिपकता है, ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? मॉइस्चर। मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वजन मेटल के अंदर ऐड हो जाता है, इसलिए जंग लगने की वजह से वजन बढ़ जाता है और इसीलिए भंगार वाले जंग लगा सामान नहीं लेते। भाव देना, हाँ। तो एक काम करो, जंग लगा सामान बेचना हो ना तो उसको बाहर से कलर करके बेच दो, तो उसको पता नहीं चलेगा। और आप मानोगे नहीं, अगर 1 किलोग्राम की चीज हो और उस पर जंग लगे ना तो वो 1 किलोग्राम 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 1100 ग्राम हो जाता है। हाँ, तो मतलब 5 किलो आप बेच रहे हो तो 6 किलो का वजन आएगा। हाँ, लगाओ चूना भंगार वाले को, उसको कहाँ केमिस्ट्री पता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जब ऑक्सीडेशन हो, आयरन का ऑक्सीडेशन हो, तब उसको कहा जाता है रस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे इस फिगर को देखो। हाँ हाँ, ये सही बात बोले आपने। अरे वो डॉग्स के लिए अच्छा, घर पे जो बर्तन है वो पहले नए होते तब ऐसे और बाद में ऐसे होते हुए देखा, तो ये भी एक जंग ही है। जंग हमेशा रेडिश ब्राउन कलर का हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा कॉपर के ऊपर हरे रंग का जंग लगता है। सर ये तो हाँ। इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं ना उसमें हाँ हाँ, तो ऐसे ही जंग लगते हैं। तो ये सारे ऑक्सीडेशन ही है। हाँ, किसका? ऑक्सीडेशन की वजह से। किसी भी मेटल को ऑक्सीजन चाहिए ही होता है, तो वो हवा में से ले लेता है। इसमें कॉपर में अलग कलर का भी तुम बताओ। क्योंकि कॉपर का कलर भी तो अलग है ना। वो भी तो है, बट अलग अलग देखो,
कोई भी केमिकल रिएक्शन एक ही जैसा नहीं होता। हमने पहले ही चैप्टर की शुरुआत में ही क्या सीखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है, वो स्मेल से भी हो सकता है। अभी तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कलर चेंज हो रहा है, पर कुछ कुछ चीज़ों में तो बदबू आती है, वहाँ पे कलर चेंज क्यों नहीं होता? तो उसका केमिकल रिएक्शन अलग है। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ये देखो, गाड़ियाँ सड़ जाना, फिर ब्रिजेस खराब हो जाना, फिर अपने वो बोलो जुबा केसरी, उसका भी एक कारण है पता है। जब भी आप गुटखा तंबाकू चबाते हो तो वो नॉन मेटल होता है, मतलब नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। जब मुंह में उसको चबाते हो तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है, और जब आप इसको लोहे की चीज़ के ऊपर पिचकारी मारते हो तो वो एसिड की तरह काम करता है और लोहे को डबल दुगनी रफ्तार से सड़ाता है। तो मतलब मैं भरूच में था, तो भरूच में हमारे गोल्डन ब्रिज है, अंग्रेजों ने बनवाया हुआ, आप लोगों ने नाम सुना होगा। हाँ, तो वो गोल्डन ब्रिज के ऊपर ना आते जाते लोग, तो वो गोल्डन ब्रिज को खराब कर दिया उन्होंने। हाँ, केसरी ब्रिज हो गया वो। हाँ, पिचकारी मार मार के अपने दांत भी गिराओ और ब्रिज भी गिराओ, दोनों चीजें गिराओ। ऐसे भी बचाओ। नहीं, टायर पे जंग नहीं, नॉन मेटल पे जंग नहीं लगता। चलो आगे बढ़ो। चलो अच्छा, मेटल के ऊपर जंग लगता है तो नॉन मेटल के ऊपर होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कौन सी चीज? रेंसिडिटी। मेटल के ऊपर हो तो कोरोजन, नॉन मेटल के ऊपर हो तो रेंसिडिटी। जैसे कि खाने का सड़ जाना, तो ये सारी चीजें जो है इसमें भी हो तो ऑक्सीडेशन ही रहा है, ऑक्सीजन ही इसके ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे इस चीज को हम कोरोजन ना कह के रेंसिडिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। जैसे कि आप लोगों ने चिप्स खाए हैं, राइट? वो चिप्स जो है ना वो पूरे हवा से भरे हुए होते हैं, राइट? तो वो हवा किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की होती है, नाइट्रोजन। तो जितना खाना ऑक्सीजन से बचाओगे उतना उसको प्रिजर्व कर सकते हो लंबे टाइम तक, इसीलिए अचार लंबे वक्त तक खराब नहीं होता। फिट, और उसके अलावा उसमें इस्तेमाल क्या होता है? तेल। हाँ, तेल जो है वो ऑक्सीडेशन को अटका देता है। तो अगर मान लो आपको घर में सब्जी लंबे वक्त तक सही रखनी हो तो आप उसको किस तरीके से सही रख सकते हैं? राइट, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ से लाओगे? ऑक्सीजन से खोलेगा ना तो डायरेक्ट ऐसे थैली में डालेगा। नहीं ऐसा कुर्सी पर खड़ा होकर ऐसे अलग करेगा। हाँ, नमस्कार ही लेगा। ठीक है। मम्मी से पूछना, शी विल आंसर यू बेटर। मम्मी को बताना लंबे वक्त तक मुझे कुछ सही रखना है तो कैसे? हाँ, ऑयल भी डाल सकते जैसे गेहूं को लंबे वक्त तक खराब होने के लिए मम्मी क्या करती है? एरेडियो करने से होता क्या है? वो ऐसे ऑक्सीजन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, फिश टैंक है, उसमें मेरे कई सारी मछलियां हैं और ऊपर में नारियल तेल डाल दूं तो क्या होगा? तो उसको ऑक्सीजन पहुंचेगा ही, वो मर जाएगा। राइट। तो ऑयल जो है ना वो एक तरीके से सील का काम करती है, लेयर बन रहा ऑक्सीजन की वो मशीन, तो बच जाएगी। मतलब वो बाहर को ले जा पाएगा। हाँ, नहीं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। और अंदर से हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट ना नदी में डालने का चलन था, तो नदी में सारी मछलियाँ इसी वजह से मर जाती थी क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट में ऑयल होता था, तो ऑयल का एक लेयर बन जाता था। सबसे पतली लेयर हो ना तो भी वो ऑक्सीजन को नहीं जाने देते। ठीक है, तो रेंसिडिटी हो गया। अच्छा हाँ, ये आपके लिए मैंने रखा है, एक जोक है, देखो। कौन कहता है हवा फ्री होती है? कभी लेस का 10 रुपए वाला चिप्स खरीद के देखो, उसमें 7 रुपए की हवा और 3 रुपए के चिप्स होते हैं। बात तो सही है। तो यहाँ पे जो 86% एयर है ना वो नाइट्रोजन गैस है। अच्छा, वो तो चीटिंग ही करते हैं हमको कम माल बेचने के लिए, पर वो जो हवा है ना वो ज्यादा महंगी है चिप्स से, आप मानोगे नहीं। हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल करना इज मोर कॉस्टलियर, इसलिए जो पैकेट्स होते हैं ना उसमें क्वांटिटी कम होती है। पर आप देखना, वो मार्केट में जाते हो ना तो सेम वेफर पैकेट मिलते हैं 10 ही रुपए के, पर उसमें क्वांटिटी ज्यादा होती है।
राइट, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उसके expiry आज माल बना, कल बिक गया, परसों पेट में चला गया। date सर जिसके वो Right. profit ज़्यादा होता है। हाँ, पर ये जो है ना लेज कंपनी हो गई, वो आप मानोगे नहीं 6-8 महीने की वैलिडिटी रखते हैं, तो उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ता है, नाइट्रोजन गैस डालनी पड़ती है। इसीलिए सर वो 10 रुपए का पैकेट का बहुत प्रॉफिट है। हाँ ग्लोबल ट्रेड करते हैं। ठीक है, पर अगर आप तुरंत फ्रेश खाना पसंद करते हो तो मार्केट में जो मिल रहा है वही ले लो। हाँ, लोकल वाला। चलिए आगे बढ़े। Why does the color of a copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? क्योंकि उसमें हाँ वैसे वो परत चल गई ना। राइट, Copper जला- आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, तो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो पेल ब्लू कलर का हो जाता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। सेकेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दो जो एक्टिविटी 1.10 में हुआ, वो नहीं, कोई और। हाँ, कुछ भी कर सकते हो, Zinc वाला। कोई भी दे दो। कोई भी रिएक्शन है। हाँ, फिर आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसमें हाँ, नाइट्रोजन सोडियम का। कौन सा? हाँ, सोडियम है। सोडियम NaO हो रहा है, देखो, ठीक है। और इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है? सेकंड में कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, देखो कॉपर का ऑक्सीजन छीन लिया, राइट, तो ये कॉपर बन गया। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, देखो हाइड्रोजन को ये वाला ऑक्सीजन मिल गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डाल सकते हो ऊपर वाले सवाल में अगर चाहो तो, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये रेडॉक्स भी है। चलो, तो ये जवाब है आपके फेरस सल्फेट वाला। फिर ये सेकंड वाला Ag + NO3 - ClAgNO3, वो डबल रिएक्शन। रिएक्टर में कोई भी है ना, जैसे हाँ। कि 4 लिए, हाँ। तो वो 4 है ना प्रोडक्ट होना चाहिए रिएक्शन। राइट, मतलब दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये फिर ये तीसरा। तो सर अगर बैलेंस नहीं है तो अगर जैसे कि कोई ऑक्सीजन वो छीन रहा है हाँ तो वो नहीं कर पाएगा ना। हाँ, मतलब नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कि कोई चीज है हम्म अगर वो बैलेंस नहीं है हम्म तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, तो सर। हाँ, अभी देखो हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। व्हाट यू हैव लर्नड में ये शॉर्ट समरी है कि आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? नीचे दिए गए में से कौन सा इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है? लीड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड का रिडक्शन हो रहा है, क्या ये सही है? नहीं हो रहा है। लीड का रिडक्शन हो रहा है, देखो तो इसमें से ये, तो ये तो सही हुआ ना। ओके, फिर पूछ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है ना। पर कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ी ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो सेकंड वाला गलत है ना। ठीक है, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ये भी सही है। हाँ, तो सिर्फ बी ही गलत है ना। लीड इज गेटिंग रिड्यूस, वो तो सही है, सिर्फ गलत। वो लीड ऑक्साइड है। ऑक्साइड है। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो पहला और दूसरा दोनों गलत है ना, सही है। तो ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग सॉल्यूशन। हाँ, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग। इसमें द अबोव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये दिया गया रिएक्शन किसका एग्जांपल है? डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं डिस्प्लेसमेंट। या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। ये देखो एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को हकाल दे रहा है, देखो, और ऑक्सीजन को खुद के पास ले रहा है, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ ना, तो ये डी है। हाँ, डी सही आंसर। उसका रीजन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? टिक द करेक्ट आंसर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आयरन डाले तो क्या होगा? लिख के दिखाऊं? पहला आएगा सर।
यहाँ पे लिख देता हूँ, आयरन फिलिंग्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाले तो क्या होगा? FeCl हाइड्रोजन राइट, FeCl हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, वही बन रहा है। फिर क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं ये तो गलत है। नो रिएक्शन प्लेस कोई टिक्स, वो तो नहीं हो सकता। आयरन सॉल्ट एंड वाटर इज प्रोड्यूस, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन सही है हमारा ए। चलो हाँ यही सही है ना, हाँ हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। व्हाट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसका सीधा जवाब आप लिख लेना। और देखो मैंने जवाब 2 मार्क्स 3 मार्क्स के हिसाब से ही लिखे हैं, जहाँ पे जितनी जरूरत है उतना ही लिखा है, पर यहाँ पे पैराग्राफ वाइज है, आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा, मतलब जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां से नया जवाब, नया पॉइंट बना देना। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन देन बैलेंस देम। इसको क्या केमिकल इक्वेशन बना सकते हो? हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया। हाँ, H2 प्लस N2 गिव्स NH3। इसको बनाना है, बाद में बैलेंस करना है। इसका आंसर देखो इस तरीके से है, H2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू NH3। बाद में इसको बैलेंस करना है। देखो अनबैलेंस भी लिखा है और बैलेंस भी लिखा है। उसी तरीके से देखो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर, तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा, तो ये H2O के साथ चला जाएगा, तो H2O, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा यानी कि SO2। बाद में इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे बैलेंस्ड भी है। आप अनबैलेंस्ड लिखना, बाद में बैलेंस खुद से करना, फिर ना हो तो मुझे बताना। क्लियर? एक बार इसको चैलेंज के फॉर्म में लो, क्योंकि साइंस में बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, मैथ्स में बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, साइंस इज इक्वली टफ अगर इसको समझोगे नहीं तो। ठीक है, तो ये सारे इक्वेशन आप एक बार खुद कोशिश करना। फिर बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये सारे ही केमिकल इक्वेशन को खुद से बैलेंस करना। फिर नेक्स्ट, यहाँ आंसर है ही हर किसी के, पर आपको आंसर देखने नहीं है, पहले खुद से कोशिश करनी है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिए हैं, फॉर्मूला बनाना, उसके बाद उसको बैलेंस करना। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो फॉर्मूला उसका CaOH ट्वाइस। फिर यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कैल्शियम कार्बोनेट कंकोत्री CaCO3, वाटर H2O। तो सब कुछ पहले लिख देना है, उसके बाद बैलेंस करना है। ठीक है, चलो ये भी। फिर हाँ सेम चीज देखो, हर सवाल में इक्वेशन को बनाइए बैलेंस करिए, इक्वेशन को बनाइए बैलेंस करिए, इक्वेशन को बनाइए बैलेंस करिए। तो चैप्टर में से समझ लो एग्जाम में क्या आएगा। ओके ठीक है, चलो। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक माने क्या, एक्सोथर्मिक माने क्या? हीट जिसमें रिलीज हो रही हो वो एक्सोथर्मिक, हीट जिसमें देनी पड़े वो एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के साथ समझा देना। फिर नेक्स्ट, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? राइट, तो उसमें हीट हमारी बॉडी को मिलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट मिलकर के 1 प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट से 2 या 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। Write one equation each for decomposition reaction where the energy is supplied in the form of heat, light or electricity. इसके भी एक एग्जांपल लिख दो। फिर what is the difference between displacement and double displacement reaction? Displacement और double displacement reaction. In the refining of silver, the recovery of silver from a silver nitrate solution is evolved in the displacement by copper metal. Write down the reaction involved. तो ये reaction लिख देना है। फिर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन? एक एग्जांपल दे दो तो काम हो गया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मोस्ट पॉपुलर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2-2 मार्क्स के शॉर्ट नोट, हाँ 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है।
A shiny brown color element X on heating in air becomes black in color. Name the element X. एक चमकता हुआ ब्राउन कलर का एलिमेंट जिसको गर्म करने से काला हो जाता है, सल्फेट क्लोराइड तुम बताओ। ब्राउन कलर का एलिमेंट है जिसको हवा में गर्म करते हो तो काला हो जाता है, तो मुझे कॉपर लग रहा है। आपका कोई है ऑप्शन? धारवी पक्का? ठीक है, देख लेते हैं। कॉपर मेटल, देखो सेम चीज, उसको गर्म करने पे काला हो जाएगा। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? टू प्रिवेंट रस्टिंग, जंग लगने से बचाने के लिए। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, वाई? रेंसिडिटी को रोकने के लिए। सर हमारा 8 के 3 चैप्टर को मिक्स करके एक चैप्टर बनाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, कोरोजन रेंसिडिटी खत्म। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो है।